हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम हमारा सेकेंड लेक्चर जिसमें हम लोग इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। साल भर का सीयूईटी के लिए कौन कौन सी इंटरनेशनल न्यूज़ है जो एज ए करंट अफेयर क्वेश्चन आपको जनरल टेस्ट के पेपर में देखने को मिल सकती है। देखिए, मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ आप लोगों को। यदि आप लोगों को देश के रेपुटेटेड कॉलेज जैसे डीयूज वगैरह सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है तो इसके लिए आपको जनरल टेस्ट में शामिल होना पड़ेगा, अपियर होना पड़ेगा। अब जनरल टेस्ट में मोर देन 10 क्वेश्चंस जो है वो आपका करंट अफेयर से है, तो आप इसको स्कीप करके जा रहे हैं, मतलब आप अपना बहुत कुछ खो देंगे, या यूं समझिए कि कई अच्छे कॉलेजों से आप दूर रह जाएंगे। तो करंट अफेयर्स में पीएसपीडी चैनल के साथ बनिए। ये पूरा शेड्यूल है, इसमें हम लोग ऑलरेडी नेशनल न्यूज फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं। आज हम पूरा एक साल का इंटरनेशनल न्यूज देखेंगे। तो इंटरनेशनल न्यूज कौन कौन सा है एक साल का, शुरुआत करते हैं। इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, सिंपल सवाल आ जाता है। इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम रिसेंटली इज इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू विच कंट्री? इट इज रिलेटेड टू इंडिया। भारत और चाइना के बीच में बढ़ते टशल्स को देखते हुए चाइना और इंडिया के बीच में कई लेवल पर, चाहे वो मिलिट्री लेवल पर हो, इकोनॉमिक लेवल पर हो, टशल्स देखने को मिली है। टिकटॉक जैसी एप्स का बैन होना, कई चाइनीज एप्स का बैन होना, दूसरी तरफ कई ऐसे सॉफ्टवेयर आइटम्स थे, हार्डवेयर थे जो हम चाइना से इंपोर्ट करते थे। तो ऐसे में जो आईटी हार्डवेयर थे उनके इंपोर्ट्स को मैनेज करने के लिए इंडिया ने इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लाया है, ताकि जो चाइना से जो आईटी हार्डवेयर होते हैं जैसे आपके लैपटॉप्स वगैरह, कंप्यूटर्स वगैरह, ये सबको इंपोर्ट्स को ताकि कंट्रोल किया जा सके, उसको रिस्ट्रिक्शन में लाया जा सके। ऐसा इसलिए भी एक बड़ा रीजन है क्योंकि कल को यदि ये लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर्स या सर्वर्स जो हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, ये चाइना के इन पर कंट्रोल ना आ जाए, ऐसे में इस चीज को इंश्योर करने के लिए कहीं चाइना हमारे लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, सर्वर्स को हैक ना कर ले, तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने जो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो हार्डवेयर आइटम्स थे उनके इंपोर्ट को मैनेज करने के लिए इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत की है। तो शुरुआत इंडिया ने करी है चाइना से होने वाले किस प्रोडक्ट के लिए? आईटी हार्डवेयर प्रोडक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, उनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। नेक्स्ट न्यूज है, सिंगापुर को नए प्राइम मिनिस्टर मिले हैं। ये इंडियन ओरिजिन से ही जुड़े हुए थे, मतलब भारतीय मूल के ही हैं, जो कि सिंगापुर के प्रेसिडेंट बने हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं। ये एक इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे, मिस्टर थारमन शान मुगराथनम, मिस्टर थारमन शान मुगराथनम जो थे, लगभग 66 ईयर्स के इनकी एज है, जो कि याद नहीं रखना है। दो बातें याद रखनी है। कहाँ के? सिंगापुर के नए प्रेसिडेंट मिस्टर टी.एस. थारमन शान मुगराथनम, जो कि एक इकोनॉमिस्ट भी है। वो अभी रिसेंटली में ही किस कंट्री के? सिंगापुर के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। चलिए आगे। इसी तरीके से एक और अपॉइंटमेंट लोकेश सुजी का, जो कि फर्स्ट इंडियन बने हैं ई स्पोर्ट फेडरेशन मेंबरशिप कमेटी के, इंटरनेशनल ई स्पोर्ट फेडरेशन मेंबरशिप कमेटी। ई स्पोर्ट्स एक स्पोर्ट्स चैनल है, आप लोग देखते भी होंगे क्रिकेट्स वगैरह वहाँ पर, ई स्पोर्ट्स क्रिकेट वगैरह। तो इसकी जो बॉडी है इंटरनेशनल ई स्पोर्ट फेडरेशन के, न केवल लोकेश सुजी जो है वो जो इंडिया के डायरेक्टर बने हैं, बल्कि जो इनका जो एशियन फेडरेशन है, एशियन ई स्पोर्ट फेडरेशन, इन्हीं की एक रीजनल यूनिट है इंटरनेशनल ई स्पोर्ट फेडरेशन की, एशियन ई स्पोर्ट फेडरेशन, उसके वाइस प्रेसिडेंट भी बने हैं, जो कि 3 साल के लिए बने हैं। कौन है? मिस्टर लोकेश सुजी। चूंकि इंडिया की तरफ से अपॉइंटमेंट है किसी इस तरीके के इंटरनेशनल बॉडीज में, तो याद रखिएगा। इसी तरीके से आके सनातन धर्म डे हर 20 जुलाई को अब यूएसए के एक सिटी है लुइसविल, इसको यहाँ पर इस सिटी में हर साल 20 जुलाई को सनातन धर्म डे सेलिब्रेट करा जाएगा। ये आपका 20 जून को ये डिक्लेयर हुआ, जिसमें सितंबर 3 को 3 सितंबर को सनातन धर्म डे मनाया जाएगा। पिछले साल जुलाई 20 2023 को ये डिक्लेयर करा इन्होंने सनातन धर्म डे। ये भारत के बढ़ते
सॉफ्ट कल्चर का एक सॉफ्ट पावर का एक उदाहरण है कि कोई फॉरेन का कोई सिटी हमारे किसी डोमिनेंट किसी रिलीजन को एज ए इम्पोर्टेंट डे सेलिब्रेट करे, तो सनातन धर्म डे सितंबर 3। यहाँ पर डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर ये याद रखना है किस देश से, यूएसए से, और वहाँ का कौन सा सिटी, लुइसविल। ले चलिए, इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस पर एक तो छोटा सा हम लोगों ने कवर करा है आर्टिकल टाइप। ये वाली बात हम लोगों ने नेशनल न्यूज में देख ली थी। अगरतला अंकोरा रिंग, अगरतला जो कि त्रिपुरा की कैपिटल है, इसको अंकोरा से जोड़ा जाएगा जो कि बांग्लादेश में एक जगह है। ये वाली बात हम लोगों ने नेशनल न्यूज में देख ली थी। ऐसा यहाँ पर टोटल हम लोग समराइज कर रहे हैं कि भारत बांग्लादेश के साथ अपने स्ट्रॉन्ग रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है ताकि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में कनेक्टिविटी बढ़े। इसका एक एग्जाम्पल अगरतला अंकोरा रेल लिंक है। उसी तरीके से भारत चाहता है कि जो हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है जो कि $450 मिलियन का है, इसको भी बढ़ाया जाए और इसको $2 बिलियन तक पहुंचाया जाए। यदि हम लोग इस टारगेट को अचीव करने में सक्सेसफुल रहते हैं तो हम चाइना और जापान को पीछे छोड़ देंगे जो कि अभी बांग्लादेश के लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बने हुए हैं। तो भारत को यदि लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बनना है चाइना का बांग्लादेश का, तो अपने $450 मिलियन के बायलैटरल ट्रेड को $2 बिलियन तक पहुंचाना पड़ेगा, तभी जाकर हम जापान चाइना को पीछे छोड़ सकते हैं। तो कई बार इस तरीके से सवाल पूछ देगा कि क्या इंडिया बांग्लादेश का या बांग्लादेश का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है, तो वो इंडिया नहीं है, अभी जापान और चाइना हमसे आगे है। इंडिया 3rd नंबर पर है। इंडिया को 3rd नंबर से 1st नंबर पर आना है तो अपना बायलैटरल ट्रेड को $450 मिलियन से बढ़ाकर $2 बिलियन तक करना होगा। वर्ल्ड हार्ट डे, वर्ल्ड हार्ट डे 2023 हर साल ये 29 सितंबर को सेलिब्रेट करा जाता है। 29 सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज ए वर्ल्ड हार्ट डे, जिसकी इस बार की थीम है यूज हार्ट एंड नो हार्ट। तो वेरी सिंपल पूछ देगा, डेट याद रखना है और थीम याद रखनी है, यूज हार्ट एंड नो हार्ट। इंडिया ने इस बार यूनिसिट्रल जो है यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, जो इंटरनेशनल ट्रेड लॉ पर जो यूनाइटेड नेशन का कमीशन है, उसकी जो साउथ एशिया वाली कॉन्फ्रेंस है वो जो कॉन्फ्रेंस है वो इंडिया में ऑर्गेनाइज हुई 14 से 16 सितंबर के बीच में। जब G20 की मीटिंग हुई तो उसके बाद ये हुई। यूनिसिट्रल की साथ भारत का जो एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसके अलावा आपका ऑर्गेनाइजेशंस नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है फॉर इंडिया, तीनों ने साथ में मिलकर ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी। तो याद रखिएगा यूनिसिट्रल फुल फॉर्म याद रखिएगा, एक तो यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, जिसकी जो साउथ एशिया की जो कॉन्फ्रेंस है वो भारत में सितंबर में कहाँ पर हुई, भारत में कब हुई, सितंबर में। किसके साथ, विदेश मंत्रालय और एक संगठन ऑर्गेनाइजेशंस नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ मिलकर ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई सितंबर में। इसी तरीके से इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, वर्ल्ड में पीस को बढ़ाने के लिए लोग पीस को ज़्यादा सपोर्ट करें, अवेयरनेस हो कि पीस की तरफ बढ़े, शांति की तरफ बढ़े, तो अवेयरनेस के रूप में हर साल 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस सेलिब्रेट करा जाता है। 2023 में भी सेलिब्रेट करा गया, जो कि यूनाइटेड नेशन द्वारा की एक पहल है। यूनाइटेड नेशन की कहने पर ही ये हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ पीस सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार की जो पीस इंटरनेशनल डे ऑफ पीस की जो थीम थी 2023 की, दैट इज एक्शंस फॉर पीस आवर एम्बिशन फॉर द ग्लोबल गोल्स। तो ये इस बार की थीम, डेट याद रखिएगा और कौन सी संस्था के कहने पर सेलिब्रेट करते हैं, तो यूनाइटेड नेशन। 3 बातें आप लोगों को याद रखनी है। आगे इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज, देखो साइन लैंग्वेज होती है, कई लोग पॉसिबल नहीं हो पाते हैं, वो बोलने में वो लोग समझ नहीं पाते हैं, मतलब मुंह से दिव्यांग होते हैं, यानी देसी भाषा में बोले तो गूंगे होते हैं, या फिर सही से वो लोग ट्रांजेक्शन नहीं कर पाते, उनकी बातें समझ नहीं पाते। तो ऐसे लोगों के लिए साइन लैंग्वेज, वो अपनी बातों को एज ए सिंबल, एज ए साइन समझा सकें। तो अब साइन लैंग्वेज के लिए लोग ज़्यादा अवेयर नहीं हैं। आप में से भी कई 90% लोग ऐसे होंगे जो साइन लैंग्वेज जो जानते ही नहीं होंगे, 2-4 साइन जानते होंगे, लेकिन एक्चुअल साइन लैंग्वेज पर अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए हम लोग हर साल 23 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज सेलिब्रेट करते हैं। इस बार भी करा, 2023 का भी, ये भी यूनाइटेड नेशन की तरफ से ही एक पहल है, ठीक है।
यूनाइटेड नेशन की तरफ के ही एक इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज की पहल है। और इस बार की थीम ही अ वर्ल्ड वेयर डीफ पीपुल एवरीवेयर कैन साइन एनीवेयर। तो दिव्यांग लोगों को देखते हुए साइन लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए हम लोग हर साल 23 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज सेलिब्रेट करते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। न्यूक्लियर वेपन्स को टोटली एलिमिनेट करा जाए ताकि वर्ल्ड में पीस इंश्योर करा जा सके। देखिए थोड़े टाइम पहले, अभी 2-4 साल पहले हम लोगों ने इंटरनेशनल डे ऑफ पीस को बारे में पढ़ा। पीस कब होगी? जब कोई क्राइम वग नहीं होंगे, जब आपका वेपन्स कम से कम होंगे कंट्रीज के पास, युद्ध कम से कम होंगे, वॉर्स वगैरह। तो वेपन्स कम से कम हो, स्पेशली जो मास लेवल पर डिस्ट्रॉय करने वाले वेपन्स है जैसे न्यूक्लियर वेपन, तो इसके टोटली एलिमिनेशन भी कौन सा, टोटली हर कंट्री न्यूक्लियर वेपन को एलिमिनेट करे, इसके लिए अवेयर हो। इसके लिए हर साल हम लोग 26 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। चलिए, इस बार की जो थीम थी वो इसमें थीम वगैरह हर किसी की याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बस डेट याद रखिए। और डेट भी याद नहीं है तो आप मंथ याद रख सकते हैं कि सितंबर में सेलिब्रेट करते हैं। चलिए आगे, वर्ल्ड टूरिज्म डे। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इसकी थीम भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे होता है और इस बार की थीम है टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। टूरिज्म को किस तरीके से ग्रीन इन्वेस्टमेंट से जोड़ा जाए ताकि इन्वायरमेंटल कंजर्व करने के साथ साथ टूरिज्म को हम लोग टूरिज्म के सेक्टर में डेवलपमेंट को इंश्योर कर सकें। तो इस चीज़ के लिए यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन WTO जो है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, हर साल 27 सितंबर को एज ए टूरिज्म डे सेलिब्रेट करता है और इस बार की थीम थी टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। चलिए, वर्ल्ड रेबीज डे। हर साल 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे सेलिब्रेट करा जाता है और इस बार की थीम थी ऑल फॉर वन एंड वन हेल्थ फॉर ऑल। वन हेल्थ फॉर ऑल के बेसिस पर ये थीम थी। ऐसा बोला जाता है कि रेबीज जो है एक वायरल डिजीज है और ये इसका इलाज नहीं हो तो इसमें मौत तय होती है लगभग। तो रेबीज इज अ वायरल डिजीज विद 100% फैटेलिटी रेट इफ लेफ्ट अनट्रीटेड। यदि इसका इलाज नहीं होता है तो अब ऐसी चीज जिसका इलाज नहीं हो वहां पर 100% फैटेलिटी हो, तो ऐसी वायरल डिजीज के लिए अवेयरनेस फैलाना एक जरूरी हो जाता है। तो वर्ल्ड रेबीज डे याद रखिएगा आप लोग, हर साल कितने तारीख को मनाया जाता है आपका? 28 सितंबर को। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। चलिए आगे चलते हैं। इंडिया एंड यूएन लॉन्च ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव। सिंपल सवाल, ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव इंडिया ने यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर लॉन्च करा है। याद रखिएगा, इंडिया और यूनाइटेड नेशन का जॉइंट इनिशिएटिव है ग्लोबल कैपेसिटी building initiative. This initiative is designed to facilitate the sharing of India's development experience, best practices and expertise with the partner countries in the global south. Global south मतलब जो साउथ कॉन्टिनेंट्स में जो कंट्रीज है जो कि मेनली डेवलपिंग कंट्रीज हैं। देखिए आप लोग ग्लोबल नॉर्थ में देखेंगे तो वेस्टर्न कंट्रीज है जो कि डेवलप्ड कंट्रीज है, ग्लोबल साउथ में डेवलपिंग कंट्रीज है। तो उनके साथ अपने जो एक्सपीरियंस है, डेवलपमेंट के एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिसेस है, एक्सपर्टीज है, उसको शेयर करने के लिए ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव इंडिया ने यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर लॉन्च करा है। अवेयरनेस फॉर फूड लॉस एंड वेस्ट, स्पेशली जो फूड आइटम्स में वेस्ट है उसका अवेयरनेस के लिए हर साल हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट 2023 सेलिब्रेट करते हैं और जिसकी इस बार की थीम है 29 सितंबर को। ये किस दिन सेलिब्रेट करते हैं? तो 29 सितंबर, यहाँ लिखा हुआ नहीं है लेकिन याद रखिएगा 29 सितंबर को। और इस बार की थीम है रिड्यूसिंग फूड लॉस एंड वेस्ट, टेकिंग एक्शन टू ट्रांसफॉर्म फूड सिस्टम। ठीक है, चलिए आगे। इंटरनेशनल साइंटिस्ट मेक रिफाइंड मैप ऑफ वर्ल्ड्स एट कॉन्टिनेंट। हमारा जीलैंडिया जो है, जो आप हमारा वर्ल्ड का 8वां कॉन्टिनेंट बना है, जिसका मैप यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे। ये जीलैंडिया है ऑस्ट्रेलिया के साइड में। तो याद रखिएगा, हाल ही में जो नया मैप आया इंटरनेशनल साइंटिस्ट ने, जो हमारे जो वर्ल्ड के मैप को रिफाइंड करके हमारा 8वां आइसलैंड कौन सा है, 8वां कॉन्टिनेंट कौन सा है, 8वां महाद्वीप जीलैंडिया। तो जीलैंडिया रिसेंटली इज न्यू, इट इज एट द कॉन्टिनेंट ऑफ आवर वर्ल्ड मैप या वर्ल्ड। ये गोंडवाना जो का ही एक पार्ट है, जो गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट है। गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट से अलग होके ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट बना, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट बना।
अफ्रीकन बना। तो गोंडवाना सब कॉन्टिनेंट्स का ही एक पार्ट है। गोंडवाना सब कॉन्टिनेंट लगभग आज से 550 मिलियन ईयर्स पहले हुआ करता था। 550 मिलियन ईयर्स पहले जो गोंडवाना सब कॉन्टिनेंट से ही चीज़ें अलग हुई और अब इसी से ही ऑस्ट्रेलिया की साइड में ही अलग होके जीलैंडिया एक नया कॉन्टिनेंट डिक्लेयर हुआ है। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन 2023 हर साल 1 अक्टूबर को वृद्ध जनों के लिए, ओल्डर पर्सन्स के लिए के प्रति अवेयरनेस को फैलाने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स 2023 सेलिब्रेट किया जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है, जिसकी इस बार की थीम है फुलफिलिंग द प्रोमिसेस ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉर ओल्डर पर्सन अक्रॉस जनरेशंस। चलिए आगे। वर्ल्ड हैबिटेट डे। वर्ल्ड हैबिटेट डे जो है वो उसको लेकर एक न्यूज आई है कि हर साल जो अक्टूबर का जो फर्स्ट मंडे होता है, जैसे 2023 में 2 अक्टूबर को फर्स्ट मंडे था, तो जो भी अक्टूबर का जो फर्स्ट मंडे होता है उसको एज ए वर्ल्ड हैबिटेट डे सेलिब्रेट करा जाता है। और 2023 में भी इसको सेलिब्रेट करा गया, जिसमें थीम थी रिजिलेंट अर्बन इकोनॉमीज, सिटीज एज ए ड्राइव ऑफ ग्रोथ एंड रिकवरी। चलिए आगे चलते हैं। इंडोनेशिया ने हुश नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च करा है, जो कि साउथ ईस्ट एशिया या यूँ बोलते हैं आपके पूरा आसियान कंट्रीज में सबसे पहली हाई स्पीड रेलवे है। ये देखिए हुश, इसी जो हाई स्पीड रेल है उसी को नाम दिया है हुश। तो याद रखिएगा रिसेंटली हुश यहाँ पर एक पूरा इसकी फुल फॉर्म है। आप लोग इतने में डिटेल में मत जाइए, याद रखिएगा हुश क्या है। हुश एक आपकी हाई स्पीड रेल है, कहाँ की? इंडोनेशिया की, जो कि साउथ ईस्ट एशिया की सबसे या पहली हाई स्पीड रेल है। तो हुश के बारे में आप लोग याद रखिएगा। वही इंडिया का रैपिडेक्स जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इंटरनेशनल न्यूज़ में, उसी तरीके से इंडोनेशिया वो सेमी हाई स्पीड रेलवे था। ये हाई स्पीड रेलवे है, यानी आप मान के चलिए 150-200 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा की इसकी स्पीड होगी। चलिए आगे चलते हैं। वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल आउटसाइड इंडिया इनोग्रेटेड इन यूएसए। यूएई में रिसेंट में आपका हिंदू टेम्पल का उद्घाटन हुआ। उसी तरीके से स्वामीनारायण अक्षरधाम टेम्पल आपका देखने को मिलेगा न्यू जर्सी, जो कि अगेन यूएसए का ही एक जगह है। वहाँ पर 8 अक्टूबर 2023 को भारत का एक टेम्पल, भारत हिंदू टेम्पल, जो कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट टेम्पल है भारत के बाहर। भारत में तो बहुत बड़े बड़े टेम्पल है, लेकिन भारत के बाहर का सेकंड लार्जेस्ट टेम्पल कहाँ पर? न्यू जर्सी में खोला गया। अगेन यूएसए का एक सिटी जहाँ पर जिसने सनातन डे सेलिब्रेट करा 3 सितंबर को, जबकि दूसरा एक जगह न्यू जर्सी जहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट टेम्पल खुल रहा है आउटसाइड इंडिया, हिंदू टेम्पल। तो याद रखिएगा ये इंडिया और यूएसए के बीच बढ़ते सॉफ्ट पावर्स का, सॉफ्ट रिलेशन का एक उदाहरण है। हर साल 9 अक्टूबर को हम लोग वर्ल्ड पोस्ट डे सेलिब्रेट करते हैं। पोस्ट की आजकल अहमियत कम हो गई सोशल मीडिया आने के बाद, लेकिन हम लोग हर साल 9 अक्टूबर को एज ए वर्ल्ड पोस्ट डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इसी दिन यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन का 1874 में इसका गठन हुआ था। और इस बार की थीम है टुगेदर फॉर ट्रस्ट, कोलैबोरेटिंग फॉर ए सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर। इस बार की वर्ल्ड पोस्ट डे 2023 की थीम है। श्रीलंका ने को इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की इस बार की अध्यक्षता मिली है। भारत भी इस इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का एक सदस्य है। इंडियन ओशन के साथ बाउंड्री शेयर करने वाले अधिकांश कंट्रियों का एक ग्रुप है, जिसमें श्रीलंका है, मालदीव है, इंडिया है, और जैसे मलेशिया है, साउथ अफ्रीका है, मॉरिशस है, बांग्लादेश है। ऐसे आपके एशिया में साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ओशेनिया से वेस्ट एशिया, ओशेनिया कॉन्टिनेंट से, और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, 3 कॉन्टिनेंट से मिलाकर टोटल इसमें 11 तो डायलॉग पार्टनर हैं, और इसके अलावा 23 मेंबर्स हैं, जिसमें इंडिया भी एक मेंबर है। तो सिंपल बात याद रखिएगा, श्रीलंका के पास तो चेयरमैनशिप है, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, क्योंकि इंडिया भी इंडियन ओशन के साथ बाउंड्री शेयर करता है। एक तरफ अरेबियन सी है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है। तो 23 मेंबर्स का ये एक ग्रुप है, और इसके अलावा इसमें 11 डायलॉग पार्टनर्स भी इसमें शामिल हैं। चलिए आगे चलते हैं। शेख हसीना अनवील्स लार्जेस्ट प्रोजेक्ट बिल्ड विद चाइनीज एड ऑन पद्मा ब्रिज। तो याद रखिएगा पद्मा ब्रिज क्या है? तो पद्मा ब्रिज जो है श्रीलंका का ही एक 82 किलोमीटर का एक ब्रिज है,
82 किलोमीटर पद्मा ब्रिज रेल लिंक। ये इंडिया का नहीं है, नाम से तो ऐसा लग रहा है इंडिया का है, लेकिन बांग्लादेश का है। ठीक है, जो कि बांग्लादेश में एक जगह है मुंशीगंज में ये प्रोजेक्ट लॉन्च होगा। बांग्लादेश का, इंडिया के साथ नहीं, किसके साथ, चाइना के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। इंडिया चाइना होल्ड 20 राउंड टॉक ऑफ मिलिट्री टॉक्स इन लद्दाख। 20 राउंड की वार्ता हमारी चाइना के साथ हो चुकी है लद्दाख में। देखिए होता क्या है, चाइना और इंडिया के बीच में गलवान वैली, डोकलाम जैसे कई सारे इंसिडेंट है। स्पेशली लद्दाख में देखें तो आप लोगों ने नाम सुना होगा 2019-20 में गलवान वैली इंसिडेंट का, जहाँ गलवान वैली में आमने सामने थे। उसके बाद से ही ये वार्ताएं चल रही है इंडिया चाइना के बीच में। तो याद रखिएगा, वैसे तो चक्सोल मोल्डो बॉर्डर पर जो ये वार्ता चल रही है, तो एक बात तो याद रखनी है, चक्सोल मोल्डो बॉर्डर। दूसरी बात ये याद रखनी है कि जो इंडिया और चाइना के बीच का जो बॉर्डर है उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोला जाता है। जहाँ चाइना के साथ हमारा लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम है, सॉरी उत्तराखंड है। यूके का नाम देखते ऐसा लगता है यूनाइटेड किंगडम, याद उत्तराखंड है। ठीक है, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, ये कुछ स्टेट्स हैं जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। और इंडिया और चाइना के बीच की जो बॉर्डर होती है, इंडिया और चाइना के बीच की जो बॉर्डर होती है, इसको जो नाम दिया जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC। जबकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बॉर्डर है लाइन ऑफ कंट्रोल LOC नाम दिया जाता है। तो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर इज नोन एज LOC एंड LAC इज अ बॉर्डर इज नोन एज ए बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो ये वाली बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। डिजास्टर्स के रिस्क रिडक्शन के लिए, डिजास्टर्स के मिटिगेशन के लिए हर साल हम लोग 13 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार की जो यूनाइटेड नेशन के कहने पर ये सेलिब्रेट करा जाता है, तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की जो इस बार की थीम है, फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर ए रेजिलेंट फ्यूचर, इस बार की थीम है। पहली बार ये 1989 में इसको सेलिब्रेट करा गया था। उसके बाद हर साल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा इसको 1989 में सेलिब्रेट किया गया था। उसके बाद हर साल इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया श्रीलंका के बीच में फेरी सर्विस स्टार्ट हुई है 40 साल बाद, 4 डिकेड्स के बाद। और ये फेरी सर्विस स्टार्ट हुई है तमिलनाडु के नागापट्टिनम को आपका जो श्रीलंका का जो जाफना सिटी है उससे जोड़ता है। तो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में तमिलनाडु के नागापट्टिनम को जाफना से जोड़ेगा। और इस फेरी सर्विस को जो नाम दिया गया है, फेरी सर्विस मतलब लोगों को छोड़ने ले जाने की सर्विस, इसको नाम दिया गया है चेरिया पानी। तो चेरिया पानी रिसेंटली इज ए न्यूज, इट इज अ फेरी सर्विस बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका विच कनेक्ट नागापट्टिनम टू द श्रीलंका जाफना सिटी। चलिए आगे चलते हैं। SCO काउंसिल्स की मीटिंग हुई, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 22वें नंबर की SCO काउंसिल्स की मीटिंग हुई। इंडिया भी चूंकि SCO का मेंबर है तो इंडिया ने पार्टिसिपेट करा। और ये जो मीटिंग हुई वो हुई आपके किर्गिस्तान में। 2 दिन का ये मीटिंग था जिसमें हमारी तरफ से एस जयशंकर ने पार्टिसिपेट करा, जो को आपको दिख भी रहा होगा। इंडिया इसमें बैंकिंग, एनर्जी, हेल्थ, फार्मास्यूटिकल, डिफेंस, एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट आदि सब पर कोऑपरेशन की बात करी गई है। भारत भी चूंकि शंघाई कॉरपोरेशन का ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, 2017 में हम लोग इसका मेंबर बने थे। इसमें बात करें तो एक तो है आपका किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चाइना, रशिया, ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स हुआ करते थे। इसके बाद इसमें ताजिकिस्तान भी इसका मेंबर है, तुर्कमेनिस्तान नहीं है। फिर इसका 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ने अस्ताना समिट में इसको ज्वाइन करा। इसके बाद रिसेंटली में ईरान ने भी इसको ज्वाइन करा। तो इस तरीके से लगातार शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो बेस है वो बढ़ता जा रहा है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग में है। इसकी एक काफ़ी फेमस इंस्टीट्यूशन है RATS, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, RATS जो है जिसका हेडक्वार्टर ताशकंद में है। RATS रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, इस पर ज़्यादा सवाल आते हैं एज कम्पेयर टू SCO, तो ये भी SCO का ही एक पार्ट है टेररिज्म के अगेंस्ट। चलिए आगे, श्रीलंका अनाउंस फ्री वीजास फॉर इंडिया टू बूस्ट टूरिज्म। टूरिज्म किसी भी देश की इकोनॉमी में एक बड़ा रोल प्ले करता है। श्रीलंका को भी ये बात समझ में आ गई कि हमारे पास रिच बायोडाइवर्सिटी है, हमारे पास इतना सारा
कोस्टल इलाका है, इसको एज ए टूरिस्ट प्लेसेस हम लोग डेवलप कर सकते हैं, इससे हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। इसी चीज़ को देखते हुए इंडियन टूरिज्म के लिए फ्री वीज़ा पॉलिसी श्रीलंकन गवर्नमेंट लाया है श्रीलंका में, ताकि इंडिया की तरफ से लोग जा सकें। ये विल बी इफेक्ट जो पॉलिसी जो है 31 मार्च 2024 तक है, आपको फ्री वीज़ा पॉलिसी। अब श्रीलंका में कई घूमने लायक जगह है, जिसमें एक नेशनल पार्क का नाम आप लोगों को याद रखना है, याला नेशनल पार्क। से कई फेमस जगह है, आप लोग कुछ याद रखिए जो सबसे ज़्यादा फेमस है, जैसे याला नेशनल पार्क। तो नेचुरल प्लेसेस हैं, नेचुरल टूरिज्म है, ग्रीन टूरिज्म है श्रीलंका में, उसको एज ए इकोनॉमी एक रूप में डेवलप करने के लिए टूरिज्म को सहारा लिया जा रहा है। तो इंडियंस के लिए फ्री वीज़ा से जो भी 31, अभी भी टाइम है, आज तो 12 मार्च ही हुआ है, अभी भी टाइम बच रहा है 10-20 दिन, फ्री वीज़ा पॉलिसी के थ्रू आप घूम के आ सकते हैं। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट, श्रीलंका, बांग्लादेश, ऐसे कई कंट्रीज हैं जिसमें चाइना ने अपना BRI प्रोजेक्ट लॉन्च करा है, बोर्ड एंड रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट। तो BRI के विरोध में, चाइना के BRI प्रोजेक्ट के विरोध में इंडिया ने भी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट लॉन्च करा है। ये इंडिया को पहले मिडिल ईस्ट से, फिर मिडिल ईस्ट को हमारे यूरोप से जोड़ेगा। तो यहाँ आप अरेबियन सी से जाइए, यहाँ से आप रेड सी से आप स्वेज कैनाल में एंटर करिए, स्वेज कैनाल से आप मेडिटेरियन सी में चले जाएंगे, मेडिटेरियन सी से आप होते हुए आप सीधा यूरोप तक एंट्री मिल जाएगी। इसमें एक तो इलेक्ट्रिसिटी केबल पर बात करी गई है, बाकी शिप्स वगैरह के लिए तो मैंने आपको रूट समझा ही दिया। इसके अलावा रेल लिंक पे भी कोऑपरेशन की बात करी गई है। G20 की मीटिंग में इस पर सहमति बनी थी, जो कि 9 और 10 सितंबर को हुई थी। तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट, तुर्की के एज ए रिपब्लिक कंट्री डिक्लेयर हुए 100 साल हो गए। कई बार इस तरीके से सवाल पूछ लेता है, हाल ही में किस देश को ने अपना एज ए रिपब्लिक कंट्री 100th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी एज ए रिपब्लिकन कंट्री, दैट इज तुर्की। यूरोप का काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है तुर्की। इसको जो ओटोमन एम्पायर के बारे में हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो ओटोमन एम्पायर जो है वो तुर्की, आज का ही तुर्की है। जो ओटोमन साम्राज्य था उसी को आज तुर्की बोला जाता है, जिसे 8 कंट्री जिसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, ग्रीस, बुल्गारिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, इराक, ईरान और सीरिया के जो वार हुआ था उसके बाद तुर्की काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी आया था, आप लोगों को पता है। तो ये 8 कंट्रीज़ का नाम ध्यान रखिएगा। इसकी कैपिटल है अंकारा। 100 साल इसके एज ए रिपब्लिकन कंट्री पूरे हो चुके हैं। ऑटोमन साम्राज्य जो कि आज का तुर्की है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 का वॉर हुआ, जिसके बाद बांग्लादेश इस्टेब्लिश हुआ। उस वॉर में हमारे कई सारे सैनिक मारे गए थे, लगभग 1600 से ज़्यादा हम लोगों के सैनिक मारे गए थे। तो उन्हीं की याद में एक मेमोरियल लॉन्च हुआ है। मेमोरियल जो है वो ऑब्वियसली बात है बांग्लादेश में लॉन्च होगा, जहां हमारे सैनिकों ने जान दी। तो बांग्लादेश में जो 1971 में जो मारे गए 1600 से ज़्यादा इंडियन सोल्जर्स थे, जो कि दिसंबर में लड़ाई हुई थी, तो उस दौरान जो उनके सेक्रीफाइस को याद रखते हुए एक मेमोरियल 1971 मेमोरियल इन बांग्लादेश ऑनरिंग इंडिया हीरोज, कहाँ पर, आशुगंज में ये मेमोरियल खोला गया है। तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। वर्ल्ड वेगन डे। वेगन होता क्या है, देखिए वेगन डे में ये अवेयरनेस फैलाई जाती है कि आप लोग अनाज खाइए, हरी सब्जियां खाइए। जनरली जो एनिमल्स के जो आइटम होते हैं, चाहे वो पनीर, दूध, जितने भी एनिमल्स, जरूरी नहीं है कि आप एनिमल की हत्या ही करें। जैसे दूध वगैरह निकालने के लिए, दही वगैरह के लिए कोई जानवरों की हत्या थोड़ी करी जाती है। तो मीट से लेकर आप मीट, जितने भी जैसे दूध वगैरह आइटम्स हो गए, इनको अवॉइड करा जाता है पशु एनिमल एथिक्स को ध्यान में रखते हुए, पशु नैतिकता को ध्यान में रखते हुए। तो वर्ल्ड वेगन डे, आप खाना है तो ये हरी सब्जियां खाइए, अनाज वगैरह खाइए, लेकिन पशुओं से दूर रहिए, न तो उनका दूध आइटम्स जो हैं उनसे, और उनका काट के जो मीट वगैरह खाते हैं उनसे तो दूर रहना ही है। तो हर साल 1 नवंबर को इस तरीके की अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्ल्ड वेगन डे सेलिब्रेट किया जाता है। वेगन लाइफस्टाइल क्या होती है, मैंने इशारों में आपको समझा दिया, एनिमल एथिक्स का ही एक पार्ट है।
इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट 2023। इम्प्यूनिटी मतलब होता है माफ़ी, एक तरीके की दोष मुक्ति। तो इसको देखते हुए जर्नलिस्ट के अगेंस्ट क्राइम को में माफ़ी के लिए इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करा जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने हर साल 2 नवंबर को ये डे सेलिब्रेट करने का निर्णय लिया है। इस बार भी हम लोगों ने इस डे को सेलिब्रेट करा है। चलिए आगे। इंडिया यूएई ने एजुकेशनल सेक्टर में अपने टाइप को बढ़ाने के लिए हाल ही में एक एमओयू साइन करा है। एमओयू स्टैंड फॉर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एमओयू का फुल फॉर्म क्या है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो एमओयू रिसेंटली में ही सवाल पूछ लेता है, हाल ही में इंडिया ने किस देश के साथ एजुकेशनल टाइप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एमओयू साइन करा है? तो दैट इज यूएई। इससे ज़्यादा इसमें कुछ याद नहीं रखना। यूएई के साथ रिसेंट में एजुकेशनल टाइप के लिए एक एमओयू साइन हुआ है। ठीक है। भूटान के किंग की विजिट हुई इंडिया पर और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ इनकी मीटिंग हुई। देखिए, भूटान में अभी भी मोनार्ची सिस्टम है और जिस देश में मोनार्ची सिस्टम होता है, जैसे यूके वगैरह हो गया, वहाँ पर राजा या रानी का शासन होता है। जैसे यूके हो गया, जैसे इंडिया में नहीं है। इंडिया में रिपब्लिकन सिस्टम है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट सिटीजन इलेक्टेड होगा। तो फर्स्ट तो ये समझिए, भूटान का प्रेसिडेंट क्यों नहीं आया, प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं आया, किंग ही क्यों आया? दैट इज मोनार्ची सिस्टम। यहाँ पर अभी भी प्रजातंत्र है। हिंदी में इसको प्रजातंत्र बोलते हैं। और जिन देशों में प्रथम नागरिक चुना जाता है उन देशों को गणतंत्र बोला जाता है, रिपब्लिक। So India is a republic country because our first citizen is indirectly elected by citizen of India। और इनकी विजिट हुई, स्पेशली चाइना को कंट्रोल करने को लेकर बातचीत बनी। चाहे आप लोगों ने नाम सुना होगा, डोकलाम का इशू है। डोकलाम एक बड़ा मुद्दा है इंडिया, चाइना और भूटान के बीच में, क्योंकि आप लोग ये मैप देखते होंगे तो यहाँ पर ये भूटान है, तो ये ट्राई जंक्शन पर है। डोकलाम को लेकर इंडिया हमेशा भूटान के साथ रहता है। 2015-16 में इस पर विवाद भी हुआ था। डोकलाम में जो कि ट्राई जंक्शन पर है, इंडिया, भूटान और चाइना के, वहाँ पर चाइना और इंडिया के सोल्जर्स आमने सामने हो गए थे। लड़ाई भूटान की थी, लेकिन सोल्जर्स किसके खड़े थे? इंडिया के, क्योंकि इन्हें रक्षा प्रोवाइड करना ही नहीं, गारंटी हमारे जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट ने दी थी और हम उस चीज़ को फुलफिल कर रहे हैं। हमने लास्ट नेशनल न्यूज़ में पढ़ा था कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 5th कॉन्फ्रेंस हो रहा है। अब इसमें एक इंटरनेशनल न्यूज़ भी है कि चिली ने इसको ज्वाइन कर लिया है। तो चिली बिकम्स 95th मेंबर इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि पेरिस क्लाइमेट समिट में इसको लॉन्च करा गया था 2015 में। और अब इसके टोटल 95 मेंबर हो चुके हैं जिन्होंने इसको रेटिफाई करा है। साइन तो 116 कंट्रीज ने कर लिया है, लेकिन कंट्रीज ने इस चीज़ को रेटिफाई, साइन तो 116 कंट्रीज ने करा है, लेकिन इसको रेटिफाई जो है केवल 95 कंट्रीज ने बना है। पहले 94 चिली के रेटिफाई करने के बाद आपका 95 कंट्री हो गए। इंडिया आसियान के बीच में टाइप को बढ़ाने के लिए 2022 को फ्रेंडशिप ईयर डिक्लेयर करा है, ताकि इंडिया और आसियान के बीच में इस तरीके के जो टाइप्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग करा जा सके। अभी आसियान में भी फिलीपींस, वियतनाम जैसे जो कंट्रीज हैं वो साउथ चाइना सी में बढ़ते चाइना के इन्फ्लुएंस, चाइना की दादागिरी से थोड़ा सा इफेक्टेड हैं, इसलिए वो इंडिया की तरफ देखते हैं एज ए होप। ऐसे समय में 2022 को एज ए फ्रेंडशिप ईयर डिक्लेयर करना अच्छा माना जाता है। तो सवाल पूछ देगा, 2022 को हाल ही में इंडिया ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एज ए फ्रेंडशिप ईयर डिक्लेयर करा है? तो दैट इज आसियान। आसियान कोई देश नहीं है, बल्कि 10 ईस्ट एशियन कंट्रीज का एक ग्रुप है। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे हर साल 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस भी, नेशनल बाल दिवस भी मनाया जाता है, जवाहरलाल नेहरू की बर्थ एनिवर्सरी। और इसी दिन वर्ल्ड लेवल पर डायबिटीज़ डे सेलिब्रेट करा जाता है 14 नवंबर को। और इस बार की थीम थी एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर। 14 नवंबर को ही क्यों? क्योंकि इसी दिन सर फ्रेडरिक बेंटिंग, जो कि आपका इंसुलिन की इन्होंने खोज करी थी, तो इंसुलिन की खोज करने वाले सर फ्रेडरिक बेंटिंग का ही बर्थ एनिवर्सरी है, इसी दिन उनका बर्थडे था। तो इसी वजह से 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे सेलिब्रेट करा जाता है। और इस बार की थीम ये रही। 42 इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 इनॉग्रेटेड एट प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली का प्रगति मैदान, जहां पर G20 की मीटिंग भी हुई। अब वहां पर उसके बाद 2023 का
जो कि 42वें नंबर का इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है, ये ऑर्गेनाइज हुआ है। इसमें लीडिंग रोल में जो रखा गया है वो बिहार और केरला स्टेट को रखा गया है। इसके अलावा दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और यूपी पर एज ए फोकस स्टेट रखा गया है। तो इस ट्रेड फेयर में जो प्राइम पार्टनर्स हैं या प्राइम स्टेट जिनको स्पोर्ट मेन हाईलाइट रखा गया है एज ए पार्टनर स्टेट, दैट इज बिहार एंड केरला। हर साल अलग अलग को रखा जाता है, इस बार बिहार केरला को रखा गया है, जबकि फोकस स्टेट के रूप में दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र एंड यूपी है। तो ये पूरा हो गया आपका इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। कहाँ पर हुआ? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में कहाँ पर हुआ? प्रगति मैदान में। कौन से नंबर का था? 42 नंबर का। वर्ल्ड डे फॉर प्रिवेंशन ऑफ एंड हीलिंग ऑफ फॉर फ्रॉम चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, एब्यूज एंड वायलेंस। बच्चों के साथ होने वाले सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, चाहे वो लड़का लड़की दोनों के साथ हो सकता है, तो चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, एब्यूज एंड वायलेंस को प्रति अवेयरनेस को फैलाने के लिए यूनाइटेड नेशन जो है हर साल 18 नवंबर को, 18 नवंबर को वर्ल्ड डे फॉर प्रिवेंशन ऑफ एंड हीलिंग ऑफ फ्रॉम चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, एब्यूज एंड वायलेंस डे सेलिब्रेट करा जाता है। इस बार ही हमने सेलिब्रेट करा। ये इसकी शुरुआत जो है वो यूनाइटेड नेशन ने ही करी थी। एक तरीके से इस तरीके के डेट्स वगैरह को के रूप में सेलिब्रेट करने से क्या होगा, तो जो अवेयरनेस है बच्चों के लिए, चाहे वो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो एंड वायलेंस है बच्चों के साथ, ताकि उसको प्रति अवेयरनेस फैलाई जा सके कि ये सब गलत है। इंडिया टू चेयर इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन। भारत न केवल शुगर का लार्जेस्ट कंज्यूमर है बल्कि ब्राजील के बाद सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है। ऐसे में यही रीजन है कि भारत को 2024 का जो इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी चेयरमैनशिप दी गई है। तो 2024 में इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि शुगर के प्रोडक्शन को, शुगर के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को देखता है, उसको लेकर 2024 की चेयरमैनशिप इंडिया के पास दी गई है। ठीक है। और दूसरी बात जो याद रखनी है, इंडिया लार्जेस्ट कंज्यूमर है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर ब्राजील। अंकोर, दुनिया के 7 अजूबों के बाद अब बारी आती है अंकोर वाट की, जो कि अब दुनिया का 8वां अजूबा बन गया है। ये दुनिया के 7 अजूबे और उसके साथ ये अंकोर वाट 8वां अजूबा आपका। अंकोर वाट जो है वो हिंदू टेम्पल पर बेस्ड है। भारत से ताजमहल है, अंकोर वाट हिंदू टेम्पल पर बेस है लेकिन इंडिया का नहीं है, ये कंबोडिया में स्थित है। 12वीं शताब्दी में, 12th सेंचुरी में किंग सूर्य वर्मन सेकंड, जो किंग सूर्य वर्मन सेकंड थे, उन्होंने इस टेम्पल को बनाया था। भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है ये अंकोर वाट का टेम्पल। लगभग 500 एकड़ में फैला हुआ है। लार्जेस्ट रिलीजियस मूवमेंट है वर्ल्ड का, इतने बड़े एरिया में फैला होना 500 एकड़ में। तो अंकोर वाट जो कि हिंदू टेम्पल बेस्ड है, भगवान विष्णु को डेडिकेटेड, 12वीं शताब्दी में किंग सूर्य वर्मन सेकंड ने बनाया। और कहाँ पर है आपका अंकोर वाट? कंबोडिया। कंबोडिया वही आसियान का ही एक कंट्री है ईस्ट एशिया में। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल था, अब दुनिया का 8वां अजूबा बन गया है। ये दुनिया के 8 अजूबे एक साथ आप स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। ताजमहल, चाइना का ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, बाकी सब। सेम सेक्स मैरिज, एक समान सेक्स, जैसे मेल मेल के बीच में शादी, फीमेल फीमेल के बीच में आपस में शादी, यही चीज़ होती है सेम सेक्स मैरिज। और सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने वाला साउथ एशिया का पहला कंट्री बन गया, सभी सार्क देशों में पहला कंट्री बन गया नेपाल। भारत में भी इसको लेकर PIL जो है वो लगाई गई थी आपकी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब सरकार से पूछा तो सरकार ने मना कर दिया। लेकिन नेपाल बाजी मार गया और नेपाल दुनिया का 35वां ऐसा देश बन गया। नीदरलैंड पहला था, सन 2000 में नीदरलैंड ने लीगलाइज करी। उसके बाद न्यूजीलैंड वगैरह, ये गाड़ी चलती रही आगे, वेस्टर्न कंट्रीज ने सबने लीगलाइज कर दिया। अब साउथ एशिया का पहला कंट्री बन गया जहाँ सेम सेक्स मैरिज लीगलाइज है। व्हाट अबाउट इंडिया? ऑब्वियसली बात है, साउथ एशिया का पहला कंट्री है, तो इंडिया में अभी भी सेम सेक्स मैरिज जो है लीगलाइज है। यानी यहाँ पर एक मेल दूसरे मेल से शादी कर लेता है तो दैट इज इलीगल। एक फीमेल दूसरी फीमेल से शादी कर लेती है, यानी सेम सेक्स के 2 लोग आपस में शादी कर रहे हैं लेते हैं, तो दैट इज इलीगल इन इंडिया। इटली विड्रॉज फ्रॉम चाइनाज बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट। चाइना का एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट, जहां पर चाइना अपने ग्लोबल इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर रहा है। अब देखिए, किसी देश के पास पैसा नहीं है और कोई दूसरा देश आके बोले कि हम आपके यहाँ पर 2 पोर्ट बना देंगे, यहाँ से यहाँ तक रेल लाइन बिछा देंगे, 10 एयरपोर्ट बना देंगे, तो कौन सा देश मना करेगा?
क्योंकि उसको पता है मेरे पास तो पैसा है नहीं, इतना रिसोर्सेज है नहीं, और कोई विदाउट इतनी टर्म्स एंड कंडीशन कि हमको यूज़ कर लेने देना बस ये रेलवे लाइन, हमको एयरपोर्ट यूज़ कर लेने देना, तो हमारा क्या जा रहा है, बना लीजिए आप, एयरपोर्ट बनाइए, पोर्ट बनाइए। तो यही स्ट्रेटजी चाइना की है बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के थ्रू अपने ग्लोबल इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अक्रॉस पार्टिसिपेटिंग एशियन कंट्री, सारा पूरा वर्ल्ड, ओवरऑल वर्ल्ड में लगभग 150 देशों में चाइना ने इस तरीके का PRI प्रोजेक्ट लॉन्च करा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना। ये इटली ने भी 2019 में इसको ज्वाइन कर लिया था, लेकिन चूंकि जो इटली है वो G7 मेंबर का एक पार्ट है और G7 कंट्रीज के दबाव के बाद अब इटली ने अपने 4 साल पुराने इस गलती को सुधारा है और अपना जो नाम है BRI प्रोजेक्ट से उसको विड्रॉ कर लिया है। चलिए आगे, ह्यूमन राइट डे, ह्यूमन राइट्स के प्रति अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, ताकि लोगों का रेस, कलर्स, रिलीजन, सेक्स, लैंग्वेज, पॉलिटिकल ओपिनियन, इन सब को बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसको लेकर हर साल 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेट करा जाता है। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट डे अब 10 दिसंबर ही क्यों, क्योंकि 10 दिसंबर 10th ऑफ दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UDHR को साइन किया गया था। ये तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट आपके 10 दिसंबर को ही साइन किया गया था, तो इसी वजह से UDHR के ध्यान में रखते हुए ही हर साल 10 दिसंबर को यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि 2023 में भी सेलिब्रेट किया गया। इंडिया और ओमान के बीच में फास्ट ट्रैक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन हुई है ताकि हमारे इकोनॉमिक टाइज को बूस्ट करा जा सके। तो सिंपल सवाल बनेगा, एक तरीके का FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हाल ही में किस गल्फ कंट्री के साथ, ऐसे सवाल आ जाते हैं, किस गल्फ कंट्री के साथ हाल ही में भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसको FTA बोला जाता है, इसको लेकर वार्ताएं करी या उसको बूस्ट करा, तो वो है आपका ओमान। यदि ओमान के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बढ़ जाता है तो न केवल गल्फ कंट्रीज में हमारा व्यापार बढ़ेगा, बल्कि जो OCI जैसे प्लेटफॉर्म है, GCC जैसे प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर भी भारत ओमान के थ्रू अपनी कई सारी बातें पहुँचा सकता है। भारत और ओमान की बात करें तो भारत का 29वां नंबर का पार्टनर है ओमान, तो ऐसे में ज़रूरत पड़ जाती है, बहुत पीछे है। भारत के पार्टनर्स हैं, जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, उसमें ओमान का नंबर क्या आता है, 29 नंबर का। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसको टॉप 10 में लाने के लिए ज़रूरी है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लाया जाए, ताकि ईजिली मूवमेंट को, ट्रेडिंग को ईजी करा जा सके बोथ साइड। यूनेस्को अवार्ड स्पॉटलाइट इंडियन हेरिटेज कंजर्वेशन एफर्ट्स, भारत की 4 साइट्स हैं, जिसमें अमृतसर की हैं 2 ठो, एक तो रामबाग हो गया, रामबाग गेट हो गया, और एक हो गया रामपाट्स। इन 2 को तो अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला है, जबकि 2 को अवार्ड ऑफ मेरिट मिला है, जिसमें हरियाणा का तो एक चर्च हो गया, दूसरा बीकानेर हाउस दिल्ली का। तो ये 4 साइट्स हैं जिसको यूनेस्को ने अवार्ड दिया है, 2 को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, दोनों अमृतसर पंजाब से हैं, और एक बीकानेर हाउस दिल्ली में, और हरियाणा का एक चर्च जिसको अवार्ड ऑफ मेरिट दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, यूनेस्को द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। कनाडा लॉन्च डिजिटल नोमैड स्ट्रेटजी फॉर फॉरेन वर्कर्स, कनाडा जैसे देशों में मैन पावर की काफ़ी ज़्यादा कमी है, ऐसे में वहाँ पर मैन पावर स्पेशली स्किल लेबर का एक लूप होल बना रहता है, स्किल लेबर की कमी हमेशा बनी रहती है। ऐसे में स्किल लेबर की कमी को दूर करने के लिए कनाडा ने अपनी फॉरेन वर्कर्स के लिए एक नई पॉलिसी लॉन्च करी है, उसी का नाम दिया गया है डिजिटल नोमैड स्ट्रेटजी। तो डिजिटल नोमैड स्ट्रेटजी जो है कनाडा की एक स्ट्रेटजी है फॉरेन वर्कर्स के लिए, स्पेशली जो स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स हैं उनका कंट्री में किस तरीके से इजी मूवमेंट हो सके, ताकि जो स्किल्ड लेबर की जो कमी है कनाडा में उसको दूर करने के लिए ये डिजिटल नोमैड स्ट्रेटजी कनाडा लेकर आया है। ग्रीक को नए प्राइम मिनिस्टर मिले हैं, मिस्टर के मित्सोटाकिस, जो कि ग्रीक के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो इनका सिंपल नाम आपको याद रखना है, किस पार्टी से हैं, कितने साल के लिए हैं, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। मिस्टर के क्रियाकोस मित्सोटाकिस, तो मित्सोटाकिस जो हैं वो ग्रीक के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इसी तरीके से यूएसए की हिस्ट्री में पहली मुस्लिम जज बनी है, फर्स्ट मुस्लिम वुमेन फेडरल जज बनी है, जिसका नाम है नुसरत चौधरी। नुसरत चौधरी जो कि सिविल राइट्स की लॉयर हैं, वो अभी यूएसए की फर्स्ट
महिला मुस्लिम महिला फेडरल जज बनी है यूएसए के इतिहास में, पहली बार ऐसा हुआ है। तो नुसरत चौधरी का नाम आप लोग याद रखिएगा। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस ने अप्रूव करा है ग्लोबल ट्रैकर फॉर ग्रीन हाउस गैस इमिशन। तो ग्लोबल ट्रैकर फॉर ग्रीन हाउस गैस इमिशन इज ए इनिशिएटिव ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, जिसमें किस तरीके से ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को ट्रैक करने की यहाँ पर बात करी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट है द न्यूली एस्टेब्लिश्ड ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच will address the critical information gaps, integrating various observing system modeling capabilities and data assimilation under one comprehensive framework। तो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस की ट्रैकिंग को किस तरीके से उसमें लूप होल्स को दूर करने के लिए ये किसका इनिशिएटिव है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है दैट इज ए इनिशिएटिव ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन भी इसको बोला जाता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बोल दीजिए या वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस बोल दीजिए। चलिए आगे। मिस्टर फेलिक्स त्शिसेकेडी इज नेम्ड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। जो कॉन्गो DRC है, कॉन्गो DRC जो है वो अफ्रीका का एक कंट्री है, वो उसके नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं मिस्टर फेलिक्स। चलिए आगे। किर्गिस्तान ने अपने नया नेशनल सिंबल लाया है और वो नेशनल सिंबल है स्नो लियोपार्ड। सिंपल सवाल बनेगा, हाल ही में किस कंट्री ने स्नो लियोपार्ड को अपना नया नेशनल सिंबल बनाया है, दैट इज किर्गिस्तान। किर्गिस्तान जो है वो सेंट्रल एशिया का एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। अभी हम लोगों ने किर्गिस्तान का जिक्र करा था जब हम लोगों ने SCO पढ़ा था, तो SCO का जब मेंबर्स में आपको बता रहा था तो मैंने उसमें किर्गिस्तान का भी नाम लिया था। किर्गिस्तान SCO का एक मेंबर है जिसने हाल ही में स्नो लियोपार्ड जो हिम लियोपार्ड है उसको एज ए नेशनल सिंबल लॉन्च करा है। सेंट्रल एशिया का इंपॉर्टेंट कंट्री है। चलिए आगे चलते हैं। इंदिरा मानी पांडे अपॉइंटेड एज ए बिम्स्टेक सेक्रेटरी जनरल रोल। जो आपको दिख रहे हैं ये है मिस्टर इंदिरा मानी पांडे, जिनको अपॉइंट करा है एज ए बिम्स्टेक सेक्रेटरी के रूप में। बिम्स्टेक जो कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है। एक इंपॉर्टेंट है बे ऑफ बंगाल के साथ बाउंड्री शेयर करने वाले कंट्रीज का एक ग्रुप। जैसे इंडियन ओशन रिम ऑर्गेनाइजेशन था तो उसमें इंडियन ओशन के साथ बाउंड्री शेयर करने वाले कंट्रीज थे। उसी तरीके से बे ऑफ बंगाल में प्रेजेंस रखने वाले, उसके साथ बाउंड्री शेयर करने वाले जो ग्रुप्स हैं, जैसे आपका हो गया इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, नेपाल, भूटान हो गए, ये भी इनडायरेक्टली बे ऑफ बंगाल से जुड़ते हैं। तो ये सारे जो हैं बिम्स्टेक के मेंबर्स हैं, इंडिया भी है। तो इंडिया की तरफ से इस बार इंदिरा मानी पांडे को एज ए बिम्स्टेक सेक्रेटरी जनरल रोल के रूप में रखा गया है। तो याद रखिएगा इंदिरा मानी पांडे के बारे में। ठीक है, भारत के एम्बेसडर भी रह चुके हैं ये, भारत की तरफ से फॉरेन सर्विसेज में है 1990 से। दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन बिम्स्टेक। ठीक है, जो कि बे ऑफ बंगाल में साथ में प्रेजेंस रखने वाले कंट्रीज का एक ग्रुप है। इसमें कुछ कंट्री तो साउथ एशिया से हैं और 2 कंट्री म्यांमार और थाईलैंड साउथ ईस्ट एशिया से। तो साउथ एशिया को साउथ ईस्ट एशिया से भी जोड़ता है क्योंकि इसमें दोनों ऑर्गेनाइजेशन, दोनों तरफ के रीजन्स का भागीदारी देखने को मिलती है। चलिए, मिस्टर जी अटल जो कि फ्रांस के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं, प्रेसिडेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर। वैसे तो फ्रांस में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो वहाँ प्रेसिडेंट की पावर ज़्यादा होती है, पार्लियामेंट्री सिस्टम होता तो प्राइम मिनिस्टर के पास पावर होती। लेकिन फिर भी हमको याद रखना पड़ेगा चूँकि यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं फ्रांस के, 34 साल की, मात्र 34 साल की उम्र में, जहाँ पर लोग तैयारी करते हैं हमारे यहाँ पर, वहाँ पर ये फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो मिस्टर जी अटल, शॉर्ट में याद रख लीजिए, अटल नाम से वैसे ही याद रह जाएगा आपको। तो मिस्टर गैब्रियल अटल, पूरा नाम नहीं याद रखे तो जी अटल, एज ए इलेक्टेड एज ए यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस एट द एज ऑफ 34 ईयर्स ओल्ड। चलिए, इंडिया टू चेयर यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी एंड होस्ट 46 सेशन इन 2024। यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की जो मीटिंग होने वाली है, इसका जो 46 नंबर का जो सेशन है 2023 में,
2024 में, जो कि आने वाले टाइम में जो जुलाई 21 से 31 जुलाई तक होगा, वो कहाँ पर होगा इस बार? इंडिया में। क्योंकि आपके एग्जाम के ठीक 1 से 2 महीने बाद होगा, तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि इस बार वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग कहाँ पर ऑर्गेनाइज हो रही है? तो दैट विल बी ऑर्गेनाइज इन इंडिया, जो कि जुलाई में ऑर्गेनाइज होगी। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है। नाम, नॉन अलाइन मूवमेंट की एक समिट इस बार युगांडा के कंपाला में हो रही है। 19 नंबर की ये समिट है। तो 19 नेम समिट इन कंपाला युगांडा, जिसकी थीम रखी गई है डीपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस ब्रिंग्स टुगेदर ओवर 120 डेवलपिंग कंट्रीज सिग्निफाइंग ए क्रूशियल मोमेंट इन हिस्ट्री। बहुत बड़ी थीम है। थीम तो यहीं तक है, अगर इसको पूरा समझे तो थीम से ज़्यादा आपको ये इंपॉर्टेंट है कि नाम है क्या। देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 2 ग्रुप बने, एक यूएसए, एक यूएसएसआर। अब जो नए जो देश आज़ाद हुए, जैसे इंडिया हुआ, अफ्रीका के कई सारे कंट्रीज हुए, इनके सामने चैलेंज था कि ये यूएसए के ग्रुप को ज्वाइन करें या यूएसएसआर के ग्रुप को ज्वाइन करें। तो ऐसे में कंट्रीज ने न्यूट्रल स्टैंड रखते हुए, न तो यूएसए न यूएसएसआर को ग्रुप ज्वाइन करते हुए, अपना एक न्यूट्रल स्टैंड रखते हुए एक अलग से ग्रुप बना लिया, नॉन अलाइन मूवमेंट। भाई कंट्रीज अलग रहती तो भी दिक्कत थी, उनको कोई भी लपेटे में ले लेता, क्योंकि ये सुपर पावर्स थी दो। ऐसे में इन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसमें इंडिया भी एक फाउंडिंग मेंबर था, जवाहरलाल नेहरू भी इसके पार्ट थे, इसके फाउंडिंग मेंबर थे। जो फाउंडिंग जो सेशन हुआ था उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट करा था, जो कि बेलग्रेड में हुआ था। तो इसी को बोला जाता है नॉन अलाइन मूवमेंट। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया 1991 में, लेकिन फिर भी अब सुपर पावर एक रह गई यूएसए। लेकिन अभी भी नॉन अलाइन मूवमेंट जो ग्रुप है वो बना हुआ है, जिसमें लगभग 120 से ज्यादा देश शामिल हैं, और इसकी 1900 नंबर की मीटिंग होगी कंपाला युगांडा में। फर्स्ट मीटिंग मैंने आपको बता दी कहां पर हुई थी, वो भी इंपॉर्टेंट है। केप वर्दे जो है अफ्रीका का ही एक देश है। ये मलेरिया फ्री डिक्लेयर हो गया। भारत में अभी भी मलेरिया फ्री डिक्लेयर नहीं हुआ। देखो अफ्रीका के कंट्रीज मलेरिया फ्री डिक्लेयर होने लग गए। अभी श्रीलंका हुआ 2016 में, मालदीव हुआ 2015 में, एंड इंडिया अवेट्स सच सर्टिफिकेशन कि हमें भी हम भी उस दिन का वेट कर रहे हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमें मलेरिया फ्री का सर्टिफिकेट देगी। और ऐसे मलेरिया फ्री सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले टोटल 43 देश ही हैं। तो केप वर्दे सर्टिफिकेशन एड्स टू द लिस्ट ऑफ 43 कंट्रीज एंड 1 टेरिटरी ग्लोबली that have been recognized as a malaria free। और कौन रिकॉग्नाइज कर रहा है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। केप वर्दे के बारे में याद रखिएगा। इंडिया ओमान के बीच में अभी बात आई थी, और एक बार फिर एक और न्यूज है। जहां पहले बात थी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात अभी हमने थोड़े 10-12 स्लाइड पहले देखा। यहाँ पर बात करी गई है आईटी कोऑपरेशन की। तो आईटी कोऑपरेशन को लेकर भी मीटिंग्स हुई है कि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है इंडिया ओमान के बीच में आईटी कोऑपरेशन को लेकर जो MOU साइन हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन द इश्यू ऑफ आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में किस तरीके से इंडिया और ओमान की गवर्नमेंट आमने सामने होगी और आगे एक दूसरे के साथ सहयोग करेगी। इसकी तरफ से भारत में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मैती मिनिस्ट्री है, उसने ये MOU साइन करा है। चलिए आगे चलते हैं। अफ्रीकन यूनियन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोगों ने बिम्स्टेक पढ़ा, SCO पढ़ा, इंडियन ओशन रिम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, उसी तरीके से इंपॉर्टेंट है अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, अफ्रीका में जितने भी कंट्रीज हैं उसमें कोई भी डेवलप कंट्री नहीं है, कोई भी बड़ा कंट्री नहीं है, कोई बड़ी इकोनॉमी नहीं है, कोई बड़ी पावर नहीं है। ऐसे में यदि छोटे छोटे कंट्रीज हैं जिनमें अभी मैंने आपको बताया कि ये जो पावर्स थी इनका इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ जाता था, कभी यूएसए की दादागिरी, कभी यूएसएसआर की दादागिरी। इसको देखते हुए ही अफ्रीका ने कंट्रीज ने अपना अलग से एक ग्रुप बनाया, दैट इज अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन में टोटल 55 मेंबर्स हैं। 2001 में यह ग्रुप बना था क्योंकि एक कंबाइंड आवाज अफ्रीका की रखने के लिए। देखिए अफ्रीका को एज ए पुअर कॉन्टिनेंट माना जाता है, ना तो उनका कोई रिप्रेजेंटेशन है। आप देखिए SCO जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, G7 में, G20 में अकेला साउथ अफ्रीका है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। 60 से ज्यादा देश हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, लेकिन एक को भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ऐसे में कंबाइंड आवाज के लिए 55 देश आपस में एक साथ आए 2001 में साउथ अफ्रीका के डरबन सिटी में। साउथ अफ्रीका के डरबन में यह पहली मीटिंग हुई जहां 55 देशों ने अपना एक ग्रुप बनाया, दैट इज अफ्रीकन यूनियन। और इसका एक हेडक्वार्टर है, देखो
फर्स्ट मीटिंग कहां पर हुई? साउथ अफ्रीका के डरबन में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहां है? आदिस अबाबा, जो कि इथोपिया में कैपिटल भी है। तो इथोपिया की जो कैपिटल है आदिस अबाबा, वहां पर अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर है। फर्स्ट मीटिंग साउथ अफ्रीका के डरबन में हुई, 2001 में बना। टोटल 55 मेंबर्स हैं। ऑब्वियसली बात है इंडिया इसका मेंबर तो होगा ही नहीं। फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस, वेरी इंपॉर्टेंट। पांच देश में, एक तो हो गया यूएसए, एक हो गया आपका यूके, एक हो गया आपका कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो एक हो गया यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये 5 कंट्रीज आपस में एक साथ आए, विशेष रूप से चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करने के लिए, और इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया, फाइव आइज अलायंस। तो इसी को बोला जाता है फाइव आइज अलायंस, फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस। तो इंटेलिजेंस नेटवर्क के क्षेत्र में कोऑपरेशन के लिए यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एक साथ आए, उसी को फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस बोला जाता है। यहाँ पर आप लोगों के लिए सवाल क्या बोलेगा, क्या इंडिया भी फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस का मेंबर है? तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ये 5 वेस्टर्न कंट्रीज इसके मेंबर हैं। लास्ट, ओरोन एयरक्राफ्ट। ओरोन एयरक्राफ्ट जो है, इसका संबंध आपके इजराइल से है। तो इजराइल का एक एयरक्राफ्ट है। अब एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि 40,000 से 50,000 की फीट की ऊंचाई पर तक उड़ सकता है। तो ओरोन एयरक्राफ्ट इज बेस्ड ऑन द गल्फ स्ट्रीम G550 एरोस्पेस प्लेटफॉर्म, जिसकी लगभग 40,000 से 50,000 फीट तक उड़ने की कैपेसिटी है। फ्लाइट रेंज अप टू 1000 किलोमीटर, इतनी एल्टीट्यूड रेंज तक 1000 किलोमीटर तक ये चल सकता है एक बार में, और वो भी 40,000 से 50,000 फीट हाइट तक। अब ये किसने बनाया, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये इजराइल का प्रोडक्ट है। ये वाली बात आप याद रखिएगा। तो ये इजराइल का एक प्रोडक्ट है। थैंक यू वेरी मच। जल्दी से एग्जाम में अपेयर होइए और ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चन सोल्व करिए। थैंक यू वेरी मच।